बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को स्टडी कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो मेजर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो इंडिविजुअल होती है, सिवाय इकोलॉजिकल स्टडी के जहाँ पे आप टोटल पॉपुलेशन वगैरह लेते हैं। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपने हाइपोथेसिस को फार्मूलेट किया था, लेकिन एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और अपना फाइनल कंक्लूजन बनाते हैं। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी के अंदर हम फॉरवर्ड स्टडी करते हैं, जबकि केस कंट्रोल स्टडी के अंदर बैकवर्ड स्टडी करते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी ऐसी हिस्ट्री है या ऐसी स्टडी है जिसके अंदर आप किसी भी डिजीज़ से स्टार्ट करते हैं और इसके रिस्क फैक्टर की तरफ जाते होते हैं। ओके, यानी जो पास्ट हिस्ट्री होती है किसी भी रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर की, तो उसको दो में कंपेयर करते हैं। नंबर वन वो लोग जिनमें केस है, नंबर वन वो लोग जो कंट्रोल होती है जिनमें कोई डिजीज़ नहीं होता। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। नंबर वन है कि जो एक्सपोजर और आउटकम्स होते हैं ये स्टडी से पहले हो चुके होते हैं, यानी डिजीज़ हो चुका है, लंग कैंसर हो चुका है और स्मोकिंग की वजह से हो गया है। जो डिजीज़ होती है वो इफेक्ट से कॉज की तरफ जाती होती है और यहाँ पे कंट्रोल और केस के दरमियान कंपैरिजन होता है। ठीक हो गया। ओके, केस वो इंडिविजुअल होगा जिसमें पार्टिकुलर डिजीज़ होगा, कंट्रोल वो इंडिविजुअल है जिसमें डिजीज़ नहीं होगा बल्कि वो हेल्थी होगा। ठीक हो गया। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहले आपने केस को ढूंढना है, कंट्रोल को ढूंढना है। सिलेक्शन ऑफ केस है तो आपको केस की डेफिनेशन करनी है। तो जो केस है इसमें दो चीज़ें आती है। नंबर वन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, नंबर टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उस डिजीज़ का और इस डिजीज़ की स्टेज का आपने ज़रूर मेंशन करना है इससे पहले कि आप स्टडी कर रहे हैं। लाइक ब्रेस्ट कैंसर की कौन सी स्टेज है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो न्यूली डायग्नोस्ड केस है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, आपने उन्हीं को लेना है। इसके बाद सोर्स ऑफ केस है, केस आप हॉस्पिटल से लोगे या पूरी जनरल पॉपुलेशन से होगे। इसके बाद कंट्रोल को स्टडी करना है। कंट्रोल वो इंडिविजुअल होते हैं जिनमें डिजीज़ नहीं होता। ठीक हो गया। तो कंट्रोल आप हॉस्पिटल से, रिलेटिव से, पड़ोसियों से ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ केस हो गया। इसके बाद नंबर टू मेथड है मैचिंग। ओके, केस भी मिल गया, कंट्रोल भी मिल गया, मैचिंग करनी है केस की और कंट्रोल की। कंट्रोल केस से डिफर करता है बहुत सारे फैक्टर में, लाइक जो कंट्रोल और केस की एज डिफरेंस हो सकती है, सेक्स डिफरेंट हो सकता है, ऑक्यूपेशन डिफरेंस हो सकता है, सोशल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आपने दोनों के दरमियान कंपैरेबिलिटी करनी है, केस और कंट्रोल के दरमियान। दिस इज कॉल्ड मैचिंग। मैचिंग को किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैचिंग को इस तरह से डिफाइन करते हैं वो प्रोसेस जिससे आप कंट्रोल को सिलेक्ट करते हैं जिससे वो केस को सिमिलर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 65 वाले ईयर के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी देख रहे हो तो 65 ईयर वाला ही कोई कंट्रोल होगा। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर है, तो आपने एक्सपोजर को मेजरमेंट करना है। उसके लिए इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे। लास्ट है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर आपने दो चीज़ें देखनी है। नंबर वन, केस और कंट्रोल के दरमियान एक्सपोजर रेट या इंसिडेंस रेट क्या है। नंबर टू, आपने डिजीज रिस्क को देखना है एक्सपोजर की वजह से। केस कंट्रोल के अंदर आप ओड रेशियो देखते हैं। एक्सपोजर रेट, सबसे पहले आपने 2/2 टेबल बनाना है। 2/2 टेबल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर होगा या नहीं होगा, फिर केस और कंट्रोल। ठीक हो गया। फिर इनको प्लस कर लेना है आपने। जो एक्सपोजर रेट होता है यानी आप केस का लिहाजा से मालूम करोगे, इंसिडेंस और कंट्रोल के लिहाजा से मालूम करोगे। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क है। इसको मालूम करने के लिए आप रिलेटिव रिस्क को यूज़ करोगे और ऑड रेशियो को करोगे। रिलेटिव रिस्क का फार्मूला होता है इंसिडेंस अमोंग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमोंग नॉन एक्सपोज्ड, जबकि ऑड रेशियो का फार्मूला होता है ईडी ओवर बीसी। केस कंट्रोल के क्या फ़ायदे होते हैं, केस कंट्रोल को कंडक्ट करना बहुत ईजी होता है, बहुत सस्ती होती है, थोड़े से सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकती है, कोई सब्जेक्ट को रिस्क नहीं होगा। ओके, बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर को एट अ टाइम स्टडी कर सकते हैं, रियल डिजीज को स्टडी कर सकते हैं, एथिकल प्रॉब्लम कम से कम होती है। लेकिन जो केस कंट्रोल स्टडी है इससे आप कॉज और एसोसिएटेड फैक्टर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कॉज जो उसका वजह बनती है, एसोसिएटेड फैक्टर जो किसी भी डिजीज़ की जब डिजीज़ डायग्नोस होता है तो उसके टाइम पे मौजूद होती है। ओके, और ये एक साथ ही रहते होते हैं। इसके बाद अप्रोप्रिएट कंट्रोल को ढूंढना मुश्किल होता है। रिकॉल बायस आ सकता होता है कि बंदों को याद नहीं होता कि रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर था, यानी इंसिडेंस मालूम नहीं कर सकते। और ये
थेरेपी या प्रोफाइलैक्सिस की वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद कोहॉर्ट स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या इंसिडेंट स्टडी है। दिस इज कॉल्ड लुकिंग फॉरवर्ड स्टडी। ये वो स्टडी जिसके अंदर आप स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करोगे, रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर होगा, फिर आप डिजीज को देखोगे। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्टडी। फॉरवर्ड जाएंगे केस से कॉज से इफेक्ट की तरफ जाएंगे, एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाएंगे। यानी जो कोहॉर्ट्स है ओके, डिजीज की अपीयरेंस से पहले ही इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करेंगे और इनमें रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर को स्टडी करते हैं। अब कोहॉर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिव और इसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव के अंदर डिजीज नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल अगर यूरेनियम का एक्सपोजर पड़ रही है यूरेनियम माइनर्स के दरमियान और कंपैरिजन डेवलप किया है उन इंडिविजुअल ने जिन्होंने यूरेनियम का एक्सपोज नहीं किया और जिन्होंने किया हुआ है, ठीक हो गया। और फिर लंग कैंसर की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं ओके। लाइक जो लंग कैंसर है वो 25 साल के बाद होता है। तो केस ऐसे लोग हो गए जिन्होंने लंग कैंसर नहीं हुआ लेकिन यूरेनियम एक्सपोजर की हिस्ट्री है, उनको 5 साल तक देखेंगे कि लंग कैंसर डेवलप हुआ नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव। इसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव है कि डिजीज डेवलप हो गया बिफोर द स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेटर पीछे जाएगा टाइम में अपने स्टडी ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए और इनको फॉरवर्ड ट्रेस करेगा। लाइक यूरेनियम माइनर्स के दरमियान लंग कैंसर को स्टडी करना कि लंग कैंसर पहले से हो चुका है ओके, लेकिन फिर हम डाटा लेंगे कि यूरेनियम का एक्सपोजर कितना था और फिर एनालाइज करेंगे कि वाकई में लंग कैंसर ही इसकी वजह थी यानी या लंग कैंसर की वजह क्या थी। इसके बाद कम्बिनेशन है जिसको एम्बी डायरेक्शनल स्टडी कहते हैं। इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी है। नंबर 1 स्टडी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ओके। फिर जनरल पॉपुलेशन है ओके। जनरल यानी जो स्टडी सब्जेक्ट है जनरल पॉपुलेशन से या स्पेशल ग्रुप से आ सकती है। फिर डाटा ऑन एक्सपोजर लेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप है, इंटरनल एक्सटर्नल या जनरल पॉपुलेशन से कंपैरिजन है, फॉलो अप और लास्ट में एनालिसिस। एनालिसिस में इंसिडेंस रेट मालूम करती है, वही एक्सपोज में और नॉन एक्सपोज में। वहाँ पे केस और कंट्रोल था, यहाँ पे एक्सपोज और नॉन एक्सपोज होगा। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ रिस्क है, रिलेटिव रिस्क सेम है एक्सपोज ओवर नॉन एक्सपोज, ठीक हो गया। जबकि जो हमारा एट्रीब्यूटेबल रिस्क होती है वो क्या होती है ओके। अगर RR 1 है इसका मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है, बराबर है दोनों। अगर 1 से ज़्यादा है इसका मतलब एक्सपोज में हार रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव एसोसिएशन है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क के अंदर एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज लेते हैं, जबकि एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन के अंदर एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज ओके और ओवरऑल एक्सपोज से डिवाइड कर देते हैं ओके। फिर इसकी इंटरप्रिटेशन है उसको आप देख लेना। इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क का उसको भी देख लेना। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इंसिडेंस मालूम कर सकते हैं, रिलेटिव रिस्क का डायरेक्ट एस्टीमेट हमें प्रोवाइड करती है ओके। डोज रिस्पॉन्स रेशियो मालूम कर सकते हैं, 22 कम से कम होता है ओके। कोहॉर्ट स्टडी प्रोटेक्टिव फैक्टर को भी पता चलाती है, लाइक एक्सरसाइज, डाइट। ये वो मेथड है जिससे आप एब्सोल्यूट रिस्क मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस है कि डिजीज अभी नहीं हुआ, आपको बहुत सारे लोग चाहिए ओके, बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, एक्सपेंसिव होती है, फॉलो अप करना बहुत मुश्किल होता है, एथिकल प्रॉब्लम होती है, इम्प्रैक्टिकल होती है। लास्ट है एक्सपेरिमेंटल स्टडी और इंटरवेंशनल स्टडी। ये वो स्टडी है जिसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को खुद ब खुद कंट्रोल करता है, लाइक पॉजिटिव फैक्टर को कंट्रोल करता है, उनको मैनिपुलेट करता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी कोहॉर्ट स्टडी को रिजेंबल करती है, लेकिन जो कंडीशंस डिफरेंट होती है जिसमें स्टडी कंडक्ट हो रही होती है। ये जो स्टडी है एनिमल और ह्यूमन बीइंग पे कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये भी रिस्क फैक्टर को प्रूव करने के लिए, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए की जाती है। इसकी 2 टाइप होती है, रैंडमाइज्ड और नॉन रैंडमाइज्ड। रैंडमाइज्ड वो प्रोसेस है जिसमें सब्जेक्ट्स हो गए उनको एक ओके 2 या 2 से ज़्यादा थेरेपी में से एक थेरेपी दे देंगे बाय चांस ओके, जिससे सिलेक्शन बायस कम से कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है RCT ओके। तो क्या क्या टाइप्स होती है इसकी ओके, तो क्लिनिकल ट्रायल, प्रिवेंटिव ट्रायल, रिस्क फैक्टर ट्रायल, सिजेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विस है। इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोटोकॉल ड्रा करना, नंबर 2 रेफरेंस पॉपुलेशन सिलेक्ट करना, नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन रेफरेंस ओके जिनसे आप कंपेयर करोगे, फिर रैंडमाइजेशन करना ओके, ठीक हो गया कि आप इनके ग्रुप्स बनाना शुरू करोगे, फिर इनकी इंटरवेंशन मैनिपुलेशन होगा, फिर आप इनको फॉलो अप करोगे, एसेस करोगे। और इसके कुछ स्टडी डिज़ाइन है। नंबर 1 कॉन्कोनेंट क्रॉस ओवर, ठीक हो गया, ये चीज़ें देखते हैं। अब इसके बाद कंट्रास्ट आ सकता है कि इसके दरमियान एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर। एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम इन्वेस्टिगेटर खुद इंटरवीन करता है, लेकिन ऑब्जर्वेशनल के अंदर इंटरवीन नहीं करता होता ओके, ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद ब्लाइंडिंग है। ब्लाइंडिंग ये वो टेक्निक होती है जिससे आप एरर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ आउटकम्स को रिमूव करते हैं। 3 टाइप्स होती है, सिंगल, डबल, ट्रिपल।
सिंगल ब्लाइंड स्टडी के अंदर जो पार्टिसिपेंट है उसको नहीं पता होता कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, स्टडी या कंट्रोल। डबल ब्लाइंड के अंदर डॉक्टर और पार्टिसिपेंट, ट्रिपल के अंदर इन्वेस्टिगेटर तक को नहीं पता होता। इसके बाद एसोसिएशन और कॉजेशन है। एसोसिएशन का मतलब है दो वेरिएबल एक साथ आ जाना एक दूसरे के, एज कम्पेयर टू सिंगल बाई चांस। ओके, अभी डिफरेंट टाइप्स का होता है, स्पूरियस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। स्पूरियस के अंदर रियल एसोसिएशन नहीं होता, ओके, जबकि इनडायरेक्ट के अंदर स्टैटिकल एसोसिएशन होती है ड्यू टू अननोन फैक्टर। तो इसके एग्जांपल है हाई अल्टीट्यूड एंड एंडेमिक गोइटर और दूसरा सुक्रोज एंड CHD। लाइक जो एंडेमिक गोइटर होता है हाई अल्टीट्यूड में मौजूद होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाई अल्टीट्यूड और एंडेमिक गोइटर का कोई ना कोई एसोसिएशन है, लेकिन ये एग्जांपल ये बताती है कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है जिसका नाम है आयोडीन डेफिशिएंसी। वो असल में इनके दरमियान एसोसिएशन का वजह बना हुआ है। ओके, तो ये फैक्टर होता है जो कि एसोसिएशन का कॉज बनता है। इसके बाद सुक्रोज और CHD कहती है कि सुक्रोज लेने की वजह से कहती है कि अगर MI वाले पेशेंट में ये देखा गया कि जो ज़्यादा चीनी खाते हैं तो उनमें MI ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में पता चला कि जो सिगरेट स्मोकिंग होती है वो MI से रिलेटेड होती है। ओके, ठीक हो गया। तो शुगर लेने के साथ वो स्मोकिंग भी लेते थे जिसकी वजह से CHD होता था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता था, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होता था। इसके बाद डायरेक्ट है, इसमें 1 to 1 हो सकता है या मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज हो सकते हैं। ओके, कुछ एडिशनल क्राइटेरिया है, टेम्पोरल एसोसिएशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, कंसिस्टेंसी, बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी एंड द कोहेरेंस, और इनके एग्जांपल भी लिखी हुई है। ओके, इसके बाद वेब ऑफ कॉजेशन है, उसको देख लेना। एंड एपिडेमिक में किसी भी डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी है, और एंडेमिक के अंदर नॉर्मल प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद बाइस है, कोई सिस्टमैटिक एरर होता है, सिलेक्शन बाइस हो सकता है, इन्फॉर्मेशन बाइस है, मिस क्लासिफिकेशन बाइस है, कन्फाउंडिंग, रिकॉल बाइस, इंटरव्यूअर बाइस, डिज़ाइन बाइस, सैम्पलिंग बाइस, सेल्फ सिलेक्शन बाइस, बर्गसन बाइस होता है। ओके, फिर कन्फाउंडिंग है, ऐसा वेरिएबल जो डिजीज़ और एक्सपोजर दोनों के साथ होता है जो डिजीज़ को ख़राब कर सकता है। ओके, तो ये कन्फाउंडिंग आ जाएगा। प्लेसिबो कोई इनर्ट सब्सटेंस होता है जिससे बंदे को लगता है कि वो सही सब्सटेंस ले रहा है और वो अच्छा फील करता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद 2/2 या कॉन्टीजेंसी टेबल है, ये आप देख लेना किस तरह से ड्रा करते हैं, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, डिजीज़, नॉन डिजीज़, और फिर टोटल वगैरह कर देते हैं। सर्विलेंस एक सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होती है डाटा की, जिससे आप प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन करते हैं। 3 टाइप की होती है, एक्टिव, पैसिव और इसके बाद सेंटिनल सर्विलेंस होती है। फिर जो सर्वे होती है मेल, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेट, टेलीफोन इंटरव्यू और फेस टू फेस होती है। फिर यहाँ पर एपिडेमिक और पेंडेमिक का डिफरेंस है। एपिडेमिक का मतलब है अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन, के डिजीज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गई है, या अगर डिजीज प्रीवेनेंट नहीं है तो सिंगल कंफर्म केस होना। जबकि पेंडेमिक के अंदर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। रेट क्या होता है, अकरेंस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट, जबकि रेशियो क्या होती है, डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर क्वांटिटी। फिर केस कंट्रोल और कोहॉर्ट में फ़र्क है। केस कंट्रोल इफेक्ट से कॉज की तरफ जाती है, रिट्रोस्पेक्टिव, कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव होती है। केस कंट्रोल डिजीज से स्टार्ट होती है जबकि वो एक्सपोजर से स्टार्ट होती है। केस कंट्रोल ये टेस्ट करती है कि जो सस्पेक्टेड कॉज है वो मोर फ्रीक्वेंटली होता है डिजीज़ के अंदर, लेकिन ये टेस्ट करती है जो डिजीज़ होता है ये मोर फ्रीक्वेंटली होता है इन एक्सपोज्ड। इसमें कम सब्जेक्ट चाहिए, इसमें बहुत सारे चाहिए। ये फर्स्ट अप्रोच होती है टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये रिजर्व्ड होती है फॉर प्रिसाइसली फार्मुलेटेड हाइपोथेसिस। क्विक रिजल्ट होती है, इसमें स्लो रिजल्ट होता है। रेयर डिजीज़ के लिए होती है, ओके, ये इस्तेमाल नहीं होती रेयर के लिए। ये हमें रिलेटिव रिस्क हमें पता चलाएगी, लेकिन ये हमें क्या देगी, ये हमें रेट, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी देगा। ओके, ये हमें डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन ये हमें डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये सस्ती होती है, ये महंगी होती है। मीन मीडियन आपको ऑलरेडी पता है, इंसिडेंस का भी पता है कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस और ओल्ड केसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने एपिडेमियोलॉजी वगैरह को फिनिश कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।